वो जमीन पर आज भी काबू करके आ रहे हैं। पिछले साल जून महीना में पहले तो फिर मैं धान को भी बैल भूसा लेकर चला गया। अब कुछ बचा था उसमें पौधा बन गया, बीच में से बराबर कर दिया, फिर मैं जा रहा राजपुर संजीव मिलकर फरेट वाले जंगल के नाम में काबू किया है कि 27 मैं नहीं जा रहा था कि क्या करें, उसी में रास्ता से चल रहा था मैं राजपुर। उस जगह पर दूसरे हमारा विरोध वाले था तो लोग यही है भरोसा करें उनको घर पकड़ के आप बताइए गाड़ी में फिर वहाँ इनको कैमरा में बंद करके अब मारपीट करना था। भाई दोनों माना दोनों इसे बिना बच्चा भाई कर रहे हैं। अब 3 घंटों से एक पैर बन से खड़ा करवा संभालेगा एक पैर में ऐसा होगा तो फिर काम करके देखो पैर फिर 10 होता था फिर मारते 4 घंटा बिता 5 बजे ले गए वहाँ राजपुर ना हमको उसमें एक पैन था और सजिला 3 घंटे बैठा के ले गए। अब कोई दवाई कहा कराएंगे तो डॉक्टर को कहा बोल के ले जाओगे। वहाँ से चढ़ा के चले ले गया अंबिकापुर। रामजी पांडे अपने घर में बंद करके रखा था रात में। विवेक तिवारी न्याय मजिस्ट्रेट था। अब वो जवान करवा रहे थे उसी जगह तुरंत और उसका जो रामदीन पांडे का चौकी जो था वो का 1000 रुपये अंदर करना उसको होना 1000 रुपया में वो अंदर कर दिया। तीनों 7 दिन जेल में वो विवेक तिवारी फिर जमानत दिया आज तक भी चल रहा है। और फिर हमको पूछा था कि कुछ छोटा मोटा कागज अगर हो तो देखा मैं 99 में 300 रुपये कटाए थे इसको भी नहीं मांगा। उल्टा पुल्टा लेकर कर मेरे को साइकिल को जब्त करके रख दिया। उसको साथ रात साफ करने का इरादा किया और फिर कहना कि उसको भी मेरे को रात साफ करना। मैं भी जानता हूँ अनपढ़ आदमी जाके गाँव हूँ क्या चीज को रात साफ करते हैं। कोई दूसरे बता जिंदगी में सजा तो सबको पते दिखाएगा। तो ये सब मेरा मन बारे में परिस्थिति है इसको राम करने का उपाय करेंगे। तहसील में हमने आवेदन दिया, कलेक्टर को भी आवेदन दिया, धान फसल वहाँ भी जाकर के रामदीन पैसा भी दिया गया। जांच करने के लिए पटवारी को भेजा, कलेक्टर एसडीएम को भेजा, एसडीएम भेज दिया पटवारी को। पटवारी जांच किया, हमारे साथ में 40 थे उसका हरवाजन कपड़ा ले लेकर घूमते हैं। इसको जहाँ देखो पूछ के खत्म करो। हम अकेला कहाँ जाना नहीं आता।
60 के इस साइकिल का ये रसीद है कि लड़की का साइकिल लेडीज इसको जब्ती कर दिया। मेरा बुद्धि विकार हो गया, दौड़ रहा हूँ पूरा ग्राम सभा इसने प्रस्ताव कर दिया। वन अधिकार समिति अध्यक्ष सब गांव वाले पंचनामा पूरा को पास कर दिए। अब फरेट वाले 40 आदमी हो, 3 लाख रुपया दो तुम्हारा काम करेंगे। हम कहाँ 3 लाख हम पाएंगे? गरीब आदमी खाने बिना पैसे मंग रहा है। और इसके प्रजा को लेकिन अंबिकापुर सेशन कोर्ट के गेटे के पास वो 500 आदमी था। सुंदर पटेल था, रामदीन था, इसलियो था, विक्की रंजन था, रंजन था। रंजन कह रहा था कि तुम्हारा साइकिल मिला। मैं बोला कि अब आप ही लोग तो जब्त कर दिए हैं तो कैसे मिलेगा? आप लोग हमसे मीटर पकड़ के जाएंगे तब ना मिलेंगे। 3 लाख तो पूरा आदमी उठने इससे यही हमारा रिपोर्ट है। तो इसी का निराकरण थोड़ा दावा फॉर्म भरा हुआ है, उसके बावजूद भी उस व्यक्ति की जमीन को भी उन्होंने पौधा लगाया और मारपीट किया, केस किया। तो पूरे छत्तीसगढ़ में स्थिति चल रही है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य मुझे लगता है आप कॉलेज जिस मुद्दे पे बात करेंगे कि कानून के लीगल इसको लेकर, मुझे जहाँ तक इस कानून की जानकारी है कि इसमें इन्होंने ये किया है कि जब तक आप अपील की प्रक्रिया पूरी नहीं करोगे, आप खंड स्तरीय समिति, जिला स्तरीय समिति और निगरानी समिति तक आप अपील की प्रक्रिया पूरी करने के बाद आप कोर्ट जा सकते हैं। जब तक आप अपील की प्रक्रिया पूरी नहीं करेंगे तो शायद कोर्ट नहीं जा सकते। आप एक इस कानून का मुझे लगता है आप कॉलेज में भी और स्पष्ट करेंगे। पर छत्तीसगढ़ में दुर्भाग्य ये हुआ है कि ये नियम है, कानून ये कहता है कि जो भी आवेदक है उसके आवेदक की यदि निरस्त किया है तो निरस्तीकरण की सूचना देना अनिवार्य है, ये कानून कहता है। जब एनसी सक्सेना यहाँ आए थे, एनसी सक्सेना ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से निरस्तीकरण की सूचना देकर इसलिए एक भी व्यक्ति अपील में नहीं किया। छत्तीसगढ़ शासन का आरंभ ये जो आवेदन का दावा मामले का दावा इसको दावा फार्म नहीं मिलेगा, भले वो कब्जा में अगर उनको दावा फार्म नहीं मिलेगा तो बहुत ही जबरदस्त बात हो रही है कि सरकार ये फार्म देगी। ये सरकार ये कहना चाहिए कि मैं ये कह रहा हूँ ये कौन सा नियम है कि आप कहिए कि भाई जो आप उसी कारण में एप्लीकेशन अब क्या हुआ है छत्तीसगढ़ में कि जो बहुत सारे लोग जमीन के गाड़ी में आकर उनको एक कारण ही नहीं मिला। वन समिति वाले अपने जो लोग काबिल नहीं थे उनको फार्म दे दिया, लेकिन जो लोग काबिल थे उनको फार्म नहीं मिला और जिनको फार्म नहीं मिला उनको जमीन नहीं मिली। हमारा का ये केस है, इस केस को लेकर तो हमें तुरंत जो है सुनील कुमार के पास जाना चाहिए, क्योंकि राज्य निगरानी समिति के अध्यक्ष वही है सुनील कुमार है। और सुनील कुमार को थोड़ा सा हम ठीक ठाक मानते हैं और उनके पास ये तमाम दस्तावेज लेके इस केस को लेकर हमें जाना चाहिए, क्योंकि हम अभी कोर्ट में जाने का मुझे नहीं लगता रास्ता जब तक अपील का किया तो एक तो अपील की प्रोसेस भी चलाना चाहिए, उनसे आरटीआई लगा के हम जानकारी मांगे कि बताइए हमारे दावे पे क्या हुआ है, निरस्तीकरण हुआ तो आप बताइए। और अभी एक सर्कुलर में उन्होंने ये कहा है कि यदि जिस दिन आपको पता चलेगा वो आपकी अपील की डेट मानी जाए। यदि आज आपको पता चला कि मेरा निरस्त है तो आज से आप अपील का
60 दिन आपको मिलेगा। तो मुझे लगता है कि अपील की जो प्रोसेस है, लेकिन इस केस को लेके हम सुनील कुमार के साथ जाके इनको लेके और 3 साल में जाके बैठना चाहिए कि ये स्थिति पूरे कानून की है। और अभी लगातार जो केंद्रीय मंत्रालय से जिस तरीके से सर्कुलर और कल में टिप्पणी आई है चीफ सेक्रेटरी के लिए, वो बहुत ही भयानक है। वो सर्कुलर में की स्थिति क्या हो रही है, तो इस केस को लेके तो हमें लगता है मिलना चाहिए उनसे। और इस तरीके के जितने भी केस हैं हमें लगता है जो कि पूरे सलूजा के साथी हैं बिल्कुल वो भी उन्होंने, क्योंकि मैं बता दूं इस कानून का इतना दुर्भाग्यजनक चेहरा सामने आया है, इतनी चीजें इस कानून में दी गई हैं कि आप विस्थापन कर ही नहीं सकते। इवन जो सुधाजी जी कह रहे हैं कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और या टाइगर प्रोजेक्ट या वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के नाम पे नहीं आपको किसी को हटाना है, उसका इस कानून में पूरा प्रोसीजर बनाया गया है। वो प्रोसीजर ये है कि आपको पहले एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा ये तय करना होगा कि यहाँ पर जानवर और आदिवासी का या लोगों का तय अस्तित्व नहीं हो सकता। यदि एक बार ये एक्सपर्ट कमेटी ये तय और उस एक्सपर्ट कमेटी से तमाम लोग होंगे, पहले उस एक्सपर्ट कमेटी रिकमेंड करेगी कि इसका अस्तित्व संभव नहीं है। जब वो नहीं है उसके बाद वो प्रस्ताव जो है ग्राम सभा में आएगा, तो ग्राम सभा जब मंजूरी देगी तब जाके किसी व्यक्ति को हटाया जा सकता है। ये कानून में स्पष्ट लेंगे किसी भी वाइल्ड लाइफ के नाम पे जो है किसी भी व्यक्ति को बेदखल नहीं किया जा सकता, चाहे वो नेशनल पार्क हो, चाहे वो सेंचुरीज हो, चाहे वो वाइल्ड लाइफ आपका ये टाइगर प्रोजेक्ट हो। देखिए लेकिन अचानक माल का जो दीदी बोली 7 गांव ऐसे हैं जिनको एक झटके से उठा दिया गया, कोई इस प्रोसीजर का फॉलो नहीं किया उन्होंने। अभी अगले स्टेप में बालनवा के 3 गांव को हटा दिया, 3 गांव के बाद फिर अभी 5-7 गांव को हटाने वाले हैं। तो पूरा एक तरफ जो है इसका वायलेशन चल रहा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के नाम पे इसको लोगों को विस्थापित, यहाँ तक कि आदिवासियों के लिए सबूत की बात कर रहे हैं कि आपको दिखाना पड़ेगा कि 13 दिसंबर 2005 का कागज है, खेती कर रहे हैं कि भूमि पे कागज है, वही सबूत माना जाएगा। उसके अलावा कोई सबूत आदिवासी को देने की जरूरत नहीं है, उसके बावजूद भी यहाँ पे नहीं माना जा रहा। मतलब तमाम जो फॉर्म की बात कर रहे हैं साहब, फॉर्म का कानून ने एक फॉर्म उन्होंने डिजाइन किया कि ये फॉर्म इस फॉर्मेट में होगा, लेकिन ये कहीं नहीं कहा है उन्होंने कि फॉर्म को शासन ही उपलब्ध करवाएगा। लोग जहाँ चाहे फोटो उसको निःशुल्क उपलब्ध करवाने की आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन लाल होगा या पीला होगा ऐसी कोई दिक्कत नहीं, आप फोटो कॉपी करके लोगों को दे सकते हैं। लेकिन उन्होंने कह दिया कि हमारे द्वारा दिया गया लाल और पीला फॉर्म ही आप भर सकते हैं, ये कौन सा नियम? और गाँव स्तर पर फॉर्म ही नहीं है। जब ये कानून आए जब हम लोग चिल्लाए तब जाके फॉर्म मिला, तो उसका हम तो ये कह रहे हैं लोगों की जो भी फॉर्म अवेलेबल हो तो सफेद पीला सब भर मान नहीं कर रहे हैं ना। देखिए मुझे लगता है कि मानने का एक प्रक्रिया तो हमें पूरी करना चाहिए, क्योंकि यदि हमें इसको लेके जाना है कहीं ना कहीं आगे जाके एक लीगल उसमें भी जाना है, तो एक फॉर्म भर के और हम भरे मत दीजिए, फॉर्म भरे अपील की प्रक्रिया पूर्ण करके कल हम कोर्ट में खड़े तो हो सकते हैं। आज की स्थिति में तो कोर्ट भी नहीं जा सकते। गवर्नमेंट से दरकार है, मेरे रिश्ते दरकार है 15 एकड़ काफी, लगभग 8-10 साल से काम नहीं उसका, कोई कागज नहीं, कोई पन्ना नहीं, कोई फॉर्म नहीं, कोई कुछ, पूरे रेट कुर्सी का बनवा करके पड़े अब इसको किस अध्ययन से लीजिएगा कि फार्म जरूरी है, कि अध्ययन में जाना जरूरी है, कि फलाना जगह जाना जरूरी है। ये टोटल क्या कराए कि जिसका शासन चल रही है उसके आम व्यक्ति अब जाके देखिए जब हमारे स्टेट में अभी भी मौजूद है, किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं हो रही है, उनको मिलता ही जा रहा है। अभी भी एसपी है, अगर वो काम कर रहा है, चाहे भारत का झुका हुआ स्थल पे हो या भारत का लैंड से किनारे हो, अगर वो भारत लैंड से बनवा लिए पटवारी से संबंधित उसके लिए आनाकानी होता है। कांग्रेस में किया ना बनवा के लिए, अभी बोलता हूँ नहीं बनेगा, 10 आनाकानी होगा, तो कहां तक आपका जायज माना जाएगा? इस टाइप से यहाँ
काटे जा रहे हैं, सब प्रकार का उनका जमीन जो है काबिज है उसको भी नहीं दिया जा रहा है। जैसे सामने खड़े हैं, बोल रहे हैं, मार खा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, साफ सफाई किए जा रहे हैं। ये क्या, ये गवर्नमेंट की चाल है, जैसे चाह रही है वैसे कर रही है। भगाया जा रहा है हमारा जितना भी महुआ है, डोरी है, आम है, इमली है, ये सब का हम लोग तोड़ करके संगोट करके इकट्ठा करके बिक्री कर रहे हैं। हमारे यही रोजी का साधन है, वो सब कुछ छीना जा रहा है। गवर्नमेंट ने बना के औद्योगिकरण का किया, क्या हमको भी नहीं देना है उस लाइन को, बाकी से ऊपर भी नहीं देना है उस लाइन को। आप मरते नहीं हो, कानून होते रहे, कानून अपने जगह पे, हम अपने जगह पे। अगर वही हो गया बीजेपी का हो गया लड़ मिल जाएगी, जल्दी की बात है, अभी की बात है, वे आवेदन में मिल जाएगी जल्दी कि मैं कब्जा किया हूँ, ये दे देगी। ये क्या बीजेपी कार्यकर्ता, ये हल है, ये हो रहा है। मैं अभी भी चैलेंज करता हूँ कि दिखा दूंगा मैं, अभी क्या आपको सकता 15 एकड़ का 20-20 एकड़ जमीन पर सकते हैं। ट्रैक्टर चला, ट्रैक्टर मगर शासन का आदमी होना चाहिए। धन्यवाद। इसी थाने में प्रतिवाद के खिलाफ उनके द्वारा एक FIR करवानी चाहिए ना, वो FIR कब होगा, कुछ नहीं होना है, कुछ भी करा दो FIR का करा दो। क्या हुआ भाई हमारे जिस धारा के अंदर उनको जेल में रखा गया है वो सजा काट लेते हैं, उस पर कोई निर्णय नहीं आता है। अंततः सालों बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है कि वो समय इतना समय जेल पे रहके रिलीज करने के बाद भी उनका कोई निर्णय नहीं आता है। तो इसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा अमरनाथ पांडे जी को सरगुजा से और एडवोकेट शौकत अली जी को, जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस से हैं, लालपुर से हैं, तो वो आए और इसके ऊपर अपनी बात करें। इस सत्र में छत्तीसगढ़ में एंटरप्राइज और बिजनेस के स्थिति के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जो उत्तर साथी हैं, आप सभी इस बात से भली भांति अवगत हैं कि सरगुजा जिले में अंडर ट्रायल की क्या स्थिति है और बिजनेस की सजा याफ्ता लोगों की क्या स्थिति है। छत्तीसगढ़ में जो जेलों की स्थिति है उनमें जितनी क्षमता है लोगों को बंद करने की, रखने की, उससे ज्यादा संख्या में लोग बंद हैं। और पवन जब जेल गए थे तो मुझे इनसे मिलने कई बार जेल में जाना पड़ा। उस समय मुझे बहुत खराब स्थिति से, जेलों में क्या स्थिति है उससे मुझे अवगत होने का मौका मिला। जेल की एक भाषा है, छत्तीसगढ़ की जेल में एक भाषा है और वो लाठी और डंडों की भाषा है। हर बात पे, छोटी से छोटी बात पे लाठियां बरसती हैं जेल में और वो लाठी की आवाज जो है वो बाहर तक नहीं आती। जब एक बार रायपुर जेल में मैं मिलने गया था पवन जी से, तो मैं आपत्ति किया उनसे, सॉरी जेल
जेलर था, उसको मैं कहा कि ये क्या हो रहा है, तो मेरे से कहा कि कुछ नहीं हो रहा है। मैं कहा तो उसको क्यों मार रहे हैं, कहाँ मार रहे हैं उस समय? अरे मैं कहा उसको मार रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, कहाँ मार रहे हैं? बोले कहाँ मार रहे हैं, आपको हमको नहीं दिखाई दे रहा, आपको दिखाई दे रहा हो। उसको जिसको पीट रहे थे उसको बुलवाया वो मेरे सामने, बोला पूछिए, इससे पूछिए इसको मार पड़ी है क्या? आपको कुछ भी कहते हैं, क्यों तुमको मार पड़ी? बोला नहीं पड़ी। रो रहा था और कह रहा था कि ये छत्तीसगढ़ की जो पवन जी जब जेल में शूट किया है तो मैंने इनसे पूछा कि उसको मार क्यों रहे, तो उन्होंने बताया कि जो जेल है उसमें पहले अभी से 3-4 महीने पहले तक पैसा देने से संरक्षित हैं, उनके भी जेल में तंबाकू जाती है, और जब वो तंबाकू खा के छूटते हैं तो जो दूसरे तंबाकू खाने वाले जो बंदी और कैदी हैं वो उस तंबाकू को कागज में रख लेते हैं और उस टूटे हुए तंबाकू जो लोग खाते हैं, तो उस तंबाकू को वो जो कैदी था, एक कैदी जो जेल में प्रभावशाली कैदी था, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उन्होंने बताया था, वो तंबाकू छूटा उसको ले लिया और हाथ में से रगड़ रहा था, थूक से फ्री कर रहा था उसको, तो सिपाही उसको देख लिया था कि तंबाकू बना रहा। तो जो कैदी, जो पावरफुल कैदी है, उस छत्तीसगढ़ के बहुत प्रभावशाली लीडर का संरक्षण लेने के लिए, तो उसको कुछ नहीं बोला। वो जो थूका हुआ तंबाकू को उठा लिया था उसको वो मार मारा। छत्तीसगढ़ में जो आप बेल लगाते हैं, जो छत्तीसगढ़ की जो सबसे भयानक स्थिति है, देश की स्थिति है, ये मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आता है। हमारे देश में जुडिशियल सिस्टम है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास, फर्स्ट क्लास, सेशन जज, हाई कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है कि नहीं ये लोग जो कर रहे हैं इससे देश के खजाने पर विपरीत असर पड़ रहा है, पड़ेगा, ये भी संभावना है। इसके बावजूद भी लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर चालान पेश हो गया है, चार्ज लग गया है, तो उसको जेल में रखने का कोई कारण नहीं है, ये लिखा हुआ है सर। ये मैं तो अंग्रेजी पढ़ना जानता नहीं हूँ, लेकिन आप इसको पढ़ लीजिए सर। अगर ये मोटा मोटा बात इसमें मिल जाता है तो छोड़ दीजिए, पर वो उसको छोड़े ही नहीं। फिर हम उसको हाईकोर्ट आए, तो हाईकोर्ट में आए तो हाईकोर्ट ने कहा कि 4 महीने में इस केस को बेल खारिज कर दी। हमारे यहाँ हाईकोर्ट के जज बोलते हैं वकील साहब लोगों को कि आपका बेल खारिज कर दूं कि आप इसको नॉट प्रेस करेंगे। मैं डायरेक्शन दे देता हूं कि 4 महीने में केस को खत्म किया जाए। तो जो ऑर्डर शीट आती है वो ये आती है कि एप्लीकेंट के जो वकील हैं उन्होंने कोर्ट से प्रार्थना किया कि साहब मैं बेल अपना नॉट प्रेस कर रहा हूं। लोअर कोर्ट को डायरेक्शन दे दिया जाए कि 4 महीने में इस केस को डिसाइड किया जाए। हमारा एक क्लाइंट जो है वो मतलब पारिवारिक व्यक्ति था, महेंद्र गुप्ता पत्रकार था। वो डॉक्टर के ऊपर एक समाचार छाप दिया अखबार में। डॉक्टर साहब जो थे प्रतापपुर के उत्तर से, उन्होंने अपने प्रभाव का उपयोग किया और थाने में रिपोर्ट कर दिया कि पत्रकार जो है मेरे पास पैसा वसूली करने आया था और जब मैं पैसा नहीं दिया तो कहा कि छाप दूंगा, तो मेरे को कहा कि साले आदिवासी तुमको मैं देख लूंगा। इस पर से उसके खिलाफ FIR हो गई। वो दूसरे वकील से जमानत करवाने जा रहा था
उससे कुछ पहले मेरा विवाद हो गया था, तो मैं सोचा कि इसका जमानत करा दूंगा तो मेरा इसका रिलेशन जो बिगड़ा है वो ठीक हो जाए। अब उसका जमानत लगाया तो सेशन जज इसको खारिज कर दिया। तो मैं कहा यार चलो कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं इसको हाई कोर्ट से करा दूंगा। हाई कोर्ट में गए तो हाई कोर्ट का जज लिख दिया कि जब इसमें प्रार्थी का बयान कोर्ट रिकॉर्ड कर ले तब इनका बयान करा दिया जाए। अब क्या हुआ है कि तब से डॉक्टर साहब कहीं चले गए, न उनका बयान हो रहा है और न उसकी जमानत हो रही है, और वो 1 साल से जेल में है। अगर उसको गाली देने के ही आधार पे सजा होती तो उसको 1 साल की सजा होती, लेकिन वो जेल से छूट नहीं रहा। छत्तीसगढ़ में जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं, जो बस्तर का इलाका है, जो सरगुजा का इलाका है, इन इलाकों में बहुत सारे लोगों पर जन सुरक्षा कानून लगा करके लोगों को बंद करके रखा है। और छत्तीसगढ़ राज्य छोटा राज्य है कि जो नक्सली बंदी हैं उनको कोर्ट में पेश न किया जाए, तो जेल सुपरिटेंडेंट के यहाँ से एक लेटर आ जाता है कोर्ट में कि आज पुलिस बल नहीं होने से इसको पेश नहीं किया जाता। तो क्या हो रहा है, इस तरह के जो प्रकरण है उसमें एक दिन तो जज साहब रहते हैं तो मुलजिम नहीं रहता है, जिस दिन मुलजिम और जज दोनों रहते हैं उस दिन पुलिस बल नहीं रहता है, जिस दिन पुलिस बल रहता है उस दिन गवाह नहीं रहता है, और जब जिस दिन सब इकट्ठा हो जाते हैं उस दिन मुलजिम को वो लोग पेश नहीं करते। तो पूरी जो छत्तीसगढ़ में जो अंडर ट्रायल की पोजीशन है वो बहुत ही खराब है। और जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है, इस पे मैं चाहता हूं कि कल जस्टिस साहब आएंगे तो उनके नॉलेज में लाएंगे कि भाई हम तो बहुत छोटे आदमी हैं, वकील भी छोटे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हिंदुस्तान में कानून में वो कौन सा परिवर्तन किया जाए कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई गाइडलाइन देती है तो हिंदुस्तान के बाकी नागरिक उसको माने या ना माने, कम से कम उनके मजिस्ट्रेट तो माने, उनके जज तो माने। अगर उनके जज ही नहीं मानते, अब जिसके पास पैसा है वो तो सुप्रीम कोर्ट में अपना जमानत लगवा लेगा, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है वो हाई कोर्ट भी नहीं जाता, सुप्रीम कोर्ट में जाने की बहुत दूर की बात होती है। तो हमारा जो पूरा छत्तीसगढ़ में जो अंडर ट्रायल है उसका एक और प्रॉब्लम चल रहा है। सेशन कोर्ट में सरगुजा जिले में, अभी तो सरगुजा जिले का विभाजन हो गया, 4-5 विभाजन हो गया। जो लोग भी सेशन ट्रायल कर रहे हैं उन सबको मालूम है कि वो सेशन ट्रायल तो चल ही नहीं रहा है। ये हम 2 साल से जेल में हैं, हमारा चार्ज लग गया है, अभी तक गवाही नहीं आया, हमारी कोई गलती नहीं है साहब, आखिर हमारे खिलाफ तो अपराध भी सबूत नहीं हुआ है, तो आखिर हम जेल में क्यों रहे, हमको जमानत दे दिया जाए। तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जितने विद्वान जज बने हैं, आखिर इनका हमारा साथ कोई रिश्ता है? मैंने छत्तीसगढ़ बना तो सारे विद्वान हम ही लोगों को मिल गए। अब वो कहते हैं कि बेल नहीं देंगे, तो वो कहते हैं कि 4 महीने में केस को खत्म करो। तो 4 महीने की भी बड़ी विचित्र कहानी है कि अब वही केस सेशन कोर्ट में लग रहे हैं जिसमें 4 महीने का डायरेक्शन है, और जो दूसरे केसेस हैं उसमें एक फ्रॉड चल रहा है। ऑर्डर शीट के किनारे में जज बोलता है अपने कोर्ट मुहर्रिर से कि भैया किनारे में लिख देना कि समन्स जारी किया गया। अभी हम लोगों ने एक मामले में 2 साल से हमारा आदमी जेल में है, उसकी निशानदेही पे 4 फुट बम मिल गया। उसमें हमने कहा कि भाई इसमें केस को चलाइए, तो जज साहब ने कहा कि भाई इसमें तो हम समन्स जारी कर रहे हैं, अब अगर गवाह नहीं आना तो हमारी क्या गलती है? तो मैं कहा आपकी गलती है, आपको मैं समझा दे रहा हूं कि नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा आपको। मैं RTI लगाऊंगा और थानेदार से पूछूंगा कि ये जो समन्स जारी हुआ है गवाह के लिए वो तुमको कितने
कितनी बार मिला और तुम कितनी बार गवाह तक पहुंचाए। तो उन्होंने बीच का रास्ता निकाला और कहा कि ऐसा करते हैं पांडे जी, पता नहीं उसको गया कि नहीं गया, आपको हम हाथों हाथ समन्स दे दे रहे हैं, जाके थाने पे आइए और गवाह लेके आइए, मैं तुरंत गवाही दूंगी। ये उस फ्रॉड का हिस्सा है जिसमें जज फ्रॉड कर रहा है। उसमें कोर्ट में इतना सेशन ट्रायल लगा होता है कि वो फर्जी तौर पे लिखवाता है कि गवाहों को समन्स जारी मामलों में डायरेक्शन नहीं है, वो मामले तो लग ही नहीं रहे हैं कोर्ट। उसके बाद एक बहुत ही बदतर स्थिति है छत्तीसगढ़ में कि जो कानून बनाने वाले लोग थे वो लोग कानून बना के चले गए, उनका इस देश पे बहुत एहसान है। CRPC में प्रोविजन है कि अगर मजिस्ट्रेट ट्रायल कोई मामला है तो जिस दिन उसमें चार्ज लगेगी, पहली बार वो केस एविडेंस के लिए फिक्स होगा, उसके 60 दिन के भीतर उसका केस निराकरित कर दिया जाएगा। और अगर उसका अंडर ट्रायल है और उसका 60 दिन में केस का निराकरण नहीं होगा तो ऐसे व्यक्ति को जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। आपको जान की प्रसन्नता होगी कि उसका हमने मजिस्ट्रेट के यहाँ लगाया। 436 है ना, 436 में मजिस्ट्रेट के यहाँ लगाया तो मजिस्ट्रेट खारिज कर दिया। सेशन कोर्ट में रिवीजन किया तो सेशन कोर्ट उसको खारिज कर दिया और हाई कोर्ट में आए तो विद्वान जज पी शर्मा कहा कि 4 महीने में निपटा, जिसमें कानून 2 महीने में निपटाने के लिए कहता है, उसमें वो लोकसभा भी बन गया, राज्यसभा भी बन गया और विधानसभा भी बन गया और कहा कि 4 महीना में निपटा। जब 4 महीने का आदेश हुआ तो 4 महीने के बाद मजिस्ट्रेट ने एक लेटर लिखा कि श्रीमान को मालूम केस की अधिकता होने के कारण तो अंडर ट्रायल का जो सब्जेक्ट है, ये सारे उदाहरण है जिससे आप समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में अंडर ट्रायल की क्या पोजीशन है। और क्रिमिनल्स की स्थिति के बारे में मैंने बताया कि धोखा हुआ तंबाकू खाने के जुर्म में 20 लाख से कम कोई जुर्म नहीं। पवन जी का जेल ट्रांसफर हुआ था, उस समय इनको 20-25 लाख की मारा गया। रातों रात इनका जेल ट्रांसफर कर दिए थे, हम लोगों को कुछ पता ही नहीं चला। अब एक थोड़ा सा कॉम्रेड आदमी है, हर जगह कानून बताने लगते थे, तो इनका अपराध हो गया और उनको बड़ी मार के वापस किए। अपन लोग भी जेल जाने के लिए दरवाजे पे खड़े हैं, बर्दाश्त के बाहर की चीज है। अभी जिसने मारा था उसके ऊपर हमने कोई शिकायत नहीं की, जिसने पवन को मारा था उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं किया। उसको हम लोगों ने सोचा है कि भाई इसको इसका फैसला वो अपने से वो किसी के आदेश से नहीं मारा था, उसका मन किया 20 लाख मान दिया, हम लोग शिकायत करेंगे कोई नाम नहीं। तो ये बहुत ही बदतर स्थिति है। जो पॉलिटिकल आरोप में जो लोग जेल में बंद है उनकी और खराब स्थिति है और उनके लिए जो जिनके ऊपर जन सुरक्षा कानून लेना है उनके लिए कोर्ट में केसी होना ही बड़ा मुश्किल है। 6-7 साल से बस्तर की जेल एकदम पैक है। और छत्तीसगढ़ में जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही कि जितनी PSC हुई सिविल जज उन सभी PSC के प्रश्न चिन्ह लगा होता है। सबके बारे में लोगों की राय है कि वो फेयर सिलेक्शन नहीं, और अधिकांश कोर्ट बंद है। जैसे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब स्पेशल कोर्ट जो है वो सारे छत्तीसगढ़ के जिलों में बंद है। इससे खतरनाक कोई बात ही नहीं हो सकती। ह्यूमन राइट्स कोर्ट भी नहीं। हमारे यहाँ जो डीजे है उसको मैं कहता हूँ कि सर बस आपका नाम जो है 60 में गणेश जी कर देना चाहिए। गणेश जी के 4 हाथ
आरक्षण है और क्या क्या चीजें हैं, स्टेशन दिल्ली है, एनटीपीएस के जज है वो, और अपना तो जिस कोर्ट के जज है उस कोर्ट के जज नहीं है, और सभी कोर्ट में उनको अतिरिक्त अलाउंस भी मिलता है। कुल मिला के बहुत बुरी स्थिति है। स्वागत भाई अपना बात शेयर करेंगे। मैं तो पांडे जी ने बहुत के साथ अपनी बातें बताई। बात यह है कि इस देश में जो हमारे मोदी हैं उनकी बहुत ही और जैसा पांडे जी ने बताया कि क्षमता के जेलों में इससे कई गुना ज़्यादा कैदी रखी जाती है। मैं ये कहना चाहता हूँ जो हमारा एक इंसान को 6 घंटे 8 घंटे नींद तक पूरा उसको बिना किसी बाधा के सोने का मिला। फॉर एग्जाम्पल मैं बिलासपुर उदाहरण देना चाहता हूँ, जहाँ पर 600 कैदियों को रखे हुए वहाँ पर आज की डेट में 2400 कैदी रहते हैं। 600 की जगह पर 2400 रहते हैं। कल्पना कीजिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, 200 लोग बैठे हुए हैं, अगर इसमें 800 लोग आ जाए क्या बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, ये पॉसिबल है। आप कल्पना करिए कि जहाँ पर 600 लोग कैदियों को पहले ही जगह है, तो ना तो ठीक से सो सकते हैं, ना ठीक से बैठ सकते हैं, ना ठीक से उनको आराम नहीं दे सकते। इतनी गंभीर आदत है कि हमारे कल्पना के बाहर है, जिसको आप कल्पना नहीं से उनका एक बड़ा नेटवर्क काम करता है और पूरा प्रशासन जो है वो उन्हीं कहते हैं कि आपको होता है जो ड्राइवर होते हैं, जो कैब वाले होते हैं, वो जेलर के हाथ में है और उसी जरिए पूरा प्रशासन काम करता है। अगर आपको सोने की जगह चाहिए तो आपको अपने घर के लोगों से घर में फिक्स अमाउंट मंगाना है। मैं जानता हूँ इसी तरह से मैं अपनी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ कि अभी बिलासपुर की बात करें तो मैंने देखा है और हमारे लोग वहाँ पे हैं और उनके कहने के बारे में हम काम करते हैं तो बताते हैं कि अगर आप 5000 रुपये महीने घर से नहीं बनाएंगे तो ना तो आपको किसी सोने की जगह मिलेगी, ना आपको किसी खाना मिलेगा और हर दिन आपको दिखाई अलग से। ये स्थिति है और हम मीडिया से तरह से जानते हैं कि जो जेलों में लोग कौन से लोग हैं, 90% लोग हैं गरीब लोग, कोई बड़ा पैसा वाला आदमी नहीं करते। जो गरीब लोग हैं जिनके घर के अंदर की कोई स्थिति नहीं है, घर से पैसा होगा, उनसे जब पैसे की डिमांड हम करते हैं और पैसा नहीं आता है तो उनके ऊपर अलग से जुर्म होती कहीं कुछ नहीं। मैंने कहा कि वर्षों गुजर जाते हैं इस अपराध के लिए साल भर की सजा होती है, उस अपराध का ट्रायल ही नहीं होता साल भर में और वो कोई बरस तक नहीं करते। कई बार ऐसा होता है कि वो कई बार तो ऐसा सक्षम नहीं होता है। बिलासपुर में 2400 कैदियों को नहीं होता और वो भी मतलब रेगुलर नहीं आता और आप शिकायत नहीं कर सकते पढ़ने के लिए मार पड़ेगी लेकिन तो बता नहीं सकते उसकी मार। आप बीमार हैं लेकिन आप डीलर को जाकर नहीं बता सकते मैं बीमार हो जा सकते। जैसे आप बताएंगे किसी अस्पताल को मुझको ठीक है तो आपको 10 रुपये कम होगा। जो कैदी बीमार है जब तक उनकी स्थिति मरणासन न हो या वो कोई तरह से कोलैप्स न हो तब तक वो डॉक्टर के पास नहीं जाएगा और इलाज नहीं करेगा। और जो मेडिसिन है या दवाएं हैं जो उनकी फैसिलिटी है जो धीरे धीरे होनी चाहिए उसका बहुत ही जबरदस्त अभाव नहीं होगा। एक डॉक्टर है पता नहीं वो फिर से इलाज कर रहा है नहीं कर रहा है, एमबीबीएस है, सिंपली एमबीबीएस है, वो सारे बीमारियों के विशेषज्ञ नहीं हो सकते लेकिन वो इलाज करेगा। दवाएं नहीं है, जो दवा गवर्नमेंट दे रही है उसी को ही बांटो उसके बाद दूसरी दवाओं को दे देते हैं। आप
बात से अलग करके बैठे हैं। तो मुझको लगता है कि ये होना चाहिए जेल के अंदर जो लोग हैं उनको पर्याप्त रूप से पढ़ने पढ़ने सामग्री मिलनी चाहिए। और आप अगर कोई पढ़ना चाहता है, पूरे साहित्य पढ़ना चाहता है, तो किसी को पढ़ने नहीं चाहिए, तो जेल के अंदर की व्यवस्था होनी चाहिए उनको पढ़ने की मौका मिलना चाहिए। कोई देखिए मटेरियल वहाँ नहीं है, किसी तरह का कोई बात नहीं है, न लेकर ये सारी चीज़ों से पूरी तरह से जो कहती है वो कहीं पर वो इस तरह कोई सुविधा नहीं है। मुझको ये लगता है जो साथ में भरता होती है उसकी घटनाएं कभी भी बाहर आता है। अभी बिलासपुर में वो घटनाएं हुई है जहाँ पर कैदी ने आपना से पूछा कि मतलब आपने करने का प्रयास हो गया, और उसका कोई कानून है कि मेरे साथ इतना रोज मेरे साथ मार हो गई थी, मुझको घर से पैसा नहीं दिखाया जाता है। जब मैंने कहा कि पैसा मेरे माँ बाप पैसा ना घर नहीं दे सकते, तो उसके ऊपर लोग होने लगे और रोज की मार्केट से लोग आते हैं उसका बात नहीं। जब नाम इसकी टाइप को हॉस्पिटल ले जाते हैं लोगों ने पूछा कि ऐसा आपने क्यों किया, और उससे बताया उसके यही कहा कि मैं जब टीमों में जाऊँगा तो मेरी हालत इससे और ज़्यादा खराब होगी। ये जो बहुत ही काला अध्याय हमारा देश का हमारे समाज में है, उसको हमारे सिविल सोसाइटी को लगभग उसके ऊपर कोई नजर नहीं करना चाहिए। मेरा एक सुझाव है हमें एक बात पर गौर करना चाहिए कि एक कमेटी बनाई जानी चाहिए जिसमें हमारे भारत से की लोग म्यूनसिपलिटी के जो हमारे पार्षद होते हैं जिनमें 50% लोग होते हैं, जिला पंचायत के लोग हैं वो उनमें सदस्य होते हैं, सिविल सोसाइटी के लोग होते हैं। ऐसे बात के साथ कोई कमेटी बननी चाहिए जो हर महीने बिल का मीटिंग करके बिल को जाकर देते और बिना किसी पुलिस वाले को उपस्थिति है या जिला या दूसरे लोगों की उपस्थिति में या उनको अगर उपस्थिति लोगों से बात की जानी चाहिए। हमने ये देखा कि हमने जब भी अगर आप जेल में जाते हैं तो अगल बगल लोग जेल में पहले खड़े होते हैं, जो सेक्रेटरी होते हैं वो लोग खड़े होते हैं, जेलर खड़ा होता है साथ में। और जब कोई जज जाता है इसे पूछता है कि तुम्हारे को प्रॉब्लम नहीं है तो कौन सा इतना हंड्रेड वाला हो तो खड़ा होकर बताया जाए कभी संभव नहीं। वैक्सीन हमारा तो हो ही रहा है और हम आपको जा रहा है उसके बाद और भी बुरा हो रहा है क्योंकि अभी इससे सारे जिला का सीनियर है उसके मिनिमम विकास देने से नहीं है उसको होना चाहिए। अच्छा खाने का सही तरीके से आराम करने का पहले देखने का और जो मजदूरी कराई जाती है उसमें भी लोग पता के साथ पहले भी मजदूरी करी आज उसकी मजदूरी भुगतान होता है। मेरा ये कहना है कि जो गवर्नमेंट आज के रेट में गवर्नमेंट का पैसा मिलता है मजदूरी का जो रेट है उस दर से जो भी काम को भुगतान होना चाहिए। आज क्या रेट 100 से ज़्यादा मिस्टर समीर जी को हम अनुरोध करेंगे यहाँ आए और उनकी जो बातें हैं वो रखें। वो पिछले 10 सालों से भोजन की अधिकार कैंपेन के साथ जुड़े हुए हैं और वो अपने जो एक्सपीरियंस उन्होंने गेन किया है वो हमारे साथ शेयर करेंगे और हम बस आपको अनुरोध करते हैं। मुझे आज मौका मिला
राज्यों में जो दूसरा चैनल है वो ये भी है कि बड़े तादाद पर ज़मीनें जा रही हैं और जिस गति से इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टेट में हो रहा है, माइनिंग और माइनिंग इंडस्ट्री का विस्तार हो रहा है, उसके कारण दूरगामी उसके जो दुष्परिणाम भूजल पर भी पड़ेंगे, आपकी सुरक्षा पर भी पड़ेंगे। तो ये इस तरह के संदर्भ में जहाँ पर सिविल लिबर्टीज की हालत खराब है, आपका ज़मीनें लोगों की छिन रही हैं, पानी छिन रहा है, जमीन छिन रहा है, उस स्थिति में जो सोशल इकोनॉमिक राइट्स हैं, जैसे भोजन के अधिकार पर कुछ बात करने के कहा गया है, अगर उसको मैं सीधे डायरेक्ट बात करूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जिन खाद्य योजनाओं पर अपने आदेश दिए हैं उनकी स्थिति क्या है, तो स्थिति कुछ हद तक बेहतर नहीं है। अन्य राज्यों से तुलना करेंगे तो कुछ योजनाएं शायद यहाँ बेहतर नहीं सकती। तो बहुत सारे लोगों का सोचना है कि जो राज्य एक तरफ इतना जुल्म कर रहा है, इतना सारे जहाँ पर मानव अधिकार का हनन हो रहा है, वहाँ पर कुछ कल्याणकारी योजनाएं अच्छी कैसे होंगी। तो उसमें मेरा ये मानना है और भी बहुत लोग शायद इसकी सहमत होंगे कि हमारे राज्य में जो नोट वाला काम और वोट वाला काम अलग अलग चलता है। तो कुछ काम होते हैं जिसमें वोट बनते हैं और कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें वोट बनते हैं। तो सरकार को यहाँ लगता है कि खाद्य सुरक्षा की योजनाओं से अगर वो ठीक से चलेगी तो उससे उनको वोट मिलेंगे, तो और बाकी दूसरी चीज़ों में वो जो गड़बड़ियाँ कर रहे हैं वो करते जाएँ। तो ये शायद इसका एक्सप्लेनेशन हो सकता है। अभी अगर मैं अपनी बातचीत का दायरा सही करूँ, जो सुप्रीम कोर्ट ने, आप जानते होंगे कि 2001 से पीयूष गोयल ने केस दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसे भोजन के अधिकार का केस कहा जाता है। 2001-196 नंबर पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में उसने उस केस में बहुत सारे ऑर्डर्स, इंटरिम ऑर्डर्स सुप्रीम कोर्ट लेती आई है। 8 जो मेन सीटें हैं उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हुए हैं सभी राज्यों को और केंद्र सरकार को कि ये बातें पूरी होनी चाहिए। तो उनमें उनकी स्थिति छत्तीसगढ़ में कैसी है, क्या उसमें से हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या समस्याएं हैं, उस पर मैं थोड़ा अपनी बात करना चाहूँगा। पहले तो छत्तीसगढ़ जाना जाता है कि यहाँ का मीडिया व्यवस्था बड़ी अच्छी चल रही है, ऐसा माना जाता है, दावा किया जाता है और कुछ हद तक ये बात सही भी है। अगर हम तुलना करें आसपास के राज्यों से, अगर झारखंड या मध्य प्रदेश या बिहार के राज्यों से तुलना करें तो कह सकते हैं कि राज्य छोड़ दें तो कह सकते हैं कि बाकी जो इस उत्तरी भारत के राज्य हैं उनसे बेहतर चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें क्या क्या कहा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने पीडीएस के मामले में कहा हुआ है कि पहले तो जो बीपीएल जो व्यक्ति हैं उनके कार्ड कैंसिल नहीं किए जा सकते, जो उन्होंने बीपीएल की संख्या जो थी उसमें एक उसको कम नहीं किया जा सकता, लोगों को लगाई थी। बाद में जो लोग सुप्रीम कोर्ट ने हटा ली है। दूसरा तो एक बात कि 35 किलो चावल आपको इसमें देना है और इसमें दुकानें जो है आपकी डेली खुलनी चाहिए, वहाँ पर ये जानकारी सूचना पत्र पर दिखाई जानी चाहिए। कोई व्यक्ति चाहे तो किस्तों में भी अनाज ले सकता है जो समूह है। का बात करें तो उसमें पूरी व्यवस्था ही बहुत विचित्र है, क्योंकि गरीबी रेखा इतनी नीचे रखी गई है हमारे देश में कि वो गरीबी रेखा नहीं है, वो नहीं रेखा है तरीके से, क्योंकि आपको मैंने पेपर में पढ़ा भी होगा 15 रुपये 18 रुपये 20 रुपये की रेखा जो रहती है 24 रुपये रेखा है अभी, तो मान लिया जाता है कि आप गरीब नहीं हो, तो 25 रुपये में तो आज के ज़माने में कोई जी नहीं सकता, सरकार दे रही है। एक ग्रुप और सरकार ने किया है जिसमें पेंशनधारी, अगर वो बीपीएल नहीं है लेकिन पेंशनधारी है, तो विकलांग हैं, विधवा हैं, वृद्ध हैं, तो उनको भी व्यक्तिगत कार्ड बनाकर 10 किलो चावल उनको 2 किलो में सरकार दे रही है। तो जहाँ पे कवरेज का सवाल है तो यहाँ मेरा मानना है कि छत्तीसगढ़ में लगभग कम से कम 85-90% लोग कवर होने चाहिए, तो सरकार आज की तारीख में लगभग 70% लोगों को कवर कर रही है। अब उसमें ये बात काफ़ी दिनों तक सच थी कि यहाँ का कवरेज अच्छा था और गाँव में आप जाएंगे तो आपसे 5 साल पहले सिचुएशन अगर मैं बताऊँ 2006 से पहले ही, तो आपको मिलता था कि आधा से ज़्यादा गाँव में
आज की तारीख में आपको मिलेगा कि 70% 70% लोगों के पास राशन कार्ड हो गया है। गांव में अभी भी हर गांव में 10-15 हज़ार गरीब लोगों के कार्ड सरकार ने कैंसिल कर दिए। उन्होंने बोला कि पीडीएस कंट्रोल ऑर्डर कहता है कि हमको समय समय पर वेरिफिकेशन करना चाहिए कि कार्ड ये बीपीएल को जिसको हमने बीपीएल बोलकर या गरीब बोलकर दिया है तो वास्तविक उसका हकदार है या नहीं, इसका हम समय समय पर सत्यापन करेंगे। अब सत्यापन के नाम पर 3,76,000 कार्ड कैंसिल कर दिए गए। इसमें जो मेरा मानना है, मेरी व्यक्तिगत राय है कि सरकार ने अपना सब्सिडी बर्डन कम करने के लिए इतनी बड़ी तादाद में कार्ड कैंसिल किए। 34 लाख कार्ड में से 4.5 लाख कार्ड कैंसिल होना मतलब लगभग 13-14% कार्ड कैंसिल होना चाहिए, वो छोटी बात नहीं। तो इस मुद्दे को जब सुप्रीम कोर्ट कमिश्नर ने उठाया तो सरकार ने वादा किया कि हम 3 महीने के अंदर ये कार्ड उन लोगों को वापस कर देंगे। ये जो सत्यापन की प्रक्रिया थी बहुत ही दोषपूर्ण थी। अब हर व्यक्ति से ये अपेक्षित था कि वो अपना फोटो, अपने राशन कार्ड का फोटो कॉपी और 2-4 डॉक्यूमेंट लेकर वो पहुंचेगा जब कल वहाँ पर जाएगा जांच करने के लिए, सत्यापन के लिए। और सत्यापन का दल कब आया मेरे गाँव में मुझे पता नहीं, और जब वो आया, मैं अगर किसी पहाड़ी एरिया में या जंगल एरिया में रह रहा हूँ तो आम आदिवासी के लिए संभव ही नहीं कि वो अपना फोटो उसी दिन ले आएगा, फोटो काफी करवा के ले आएगा। तो उसको जो तो ऐसे बड़े संख्या में लोगों का कैंसिल हो गए। फिर उसमें उन्होंने और हमने चेक किया कि किस कैटेगरी में कैंसिल हुआ, तो हमने सर्वे किया उसके लिए बड़े पैमाने पर प्रोजेक्ट अधिकारी ने सर्वे किया और बड़े तकनीकी ढंग से सर्वे किया। हमने सारी सूचियाँ निकाली कि किसका किसका कार्ड कैंसिल हुआ। फिर हमने देखा कि कैंसिल करने के लिए क्राइटेरिया क्या है। उसमें 5 क्राइटेरिया पूरे नहीं थे। जिसके पास बैंक में 1 लाख रुपये से ज़्यादा पैसा हो, 4 पहिया वाहन हो, सरकारी नौकरी हो, पक्का मकान हो, इस तरह का क्राइटेरिया था। क्राइटेरिया में हमारा कोई जागरूकता नहीं सरकार के साथ। लेकिन तो हमने चेक किया, हमने खुद जाकर सर्वे किया कि इसका कैंसिल हुआ तो इसमें से किस कैटेगरी में आता है। तो हमने पाया कि जिन लोगों के कार्ड कैंसिल हुए थे उसमें से 87% लोग इनमें से किसी कैटेगरी में नहीं थे। उनमें से अधिकांश लोग ऐसे थे जिनके पास फोटो या फोटो कापी नहीं होने के कारण वो लोग आवेदन ही नहीं करता। फिर इसमें जो परिवार के मुखिया की मौत हो गई, जो परिवार गरीब से रेस्क्यू क्षेत्र में चला गया, वह गरीब जो व्यक्ति की मौत होने के कारण उस परिवार का कार्ड काट दिया गया। 4% के कार्ड कटे, इस तरह कटे। टोटल जितने कार्ड कटे उसका हमने देखा 75% कार्ड उसमें से दलित और आदिवासी एससी और एसटी के कार्ड। तो फिर इसको जब उठाया गया तो सरकार ने वादा किया कि हम इसको वापस करेंगे, लेकिन फिर उसकी एक सरकारी प्रक्रिया बना ली गई कि जो खाते के विषय है वो जाकर चेक करेगा, फिर से वो चेक करके इसको लौटाएगा। खाते के विषय को क्या करिए कि वो गाँव घूमेगा और जाकर लोगों के साथ लौटाएगा। उन 3,76,000 कार्ड में से जो लास्ट मैंने चेक किया था 46,000 कार्ड को वापस कर 3,30,000 कार्ड आज भी कैंसिल है। उसमें से हो सकता है 40-50,000 कार्ड ऐसे होंगे जो कैंसिल होने लायक थे। इसमें हो सकता है जिसमें सरकारी नौकरी हो, कुछ कार्ड ऐसे होंगे जो बोगस थे, जिसमें आपका आदमी नहीं है या जिस परिवार में कोई भी व्यक्ति नहीं है। लेकिन जो अधिकांश 2.5 लाख कार्ड ऐसा बचा हुआ है तो वापस करना सरकार को, और 1 साल से ऊपर बीत चुका है उन परिवारों से चावल का अधिकार छीने में। तो ये एक सबसे बड़ा जो जीवन पीडीएस के मामले में हमारे सामने है। तो इस मामले को 9 अगस्त को सचिव के साथ बैठक में, सभी सचिवों की बैठक में सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार ने फिर से उठाया, कमिश्नर गायत्री को फिर से उठाया। तो उसमें फिर से वादा किया गया है कि हम इसको 15% ठीक करेंगे। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि ये सरकार जल्दी से ये चीज करने वाली है। और अगर कर भी थी तो जो उसका 1.5 साल के चावल का नुकसान हुआ उसका क्या होगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या चल रही है। इसमें हमने देखा पहाड़ी को काम करके कार्य से हो गए, जो बड़ी चीज है। पीडीसी का कार्ड उसको कोई क्राइटेरिया बंद नहीं होता, जिसके लिए है सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है, उसका कोई सर्वे नहीं होना है, उसका कार्ड इसमें कैंसिल हुआ। तो अब हमारे लिए जो कठिनाई उत्पन्न होती है, सरकार का दावा करके कि हमने वापस कर दिए हैं कार्ड, सरकार का कहना है कि हमें 1.5 लाख नए अंत्योदय कार्ड बनाने हैं। तो अब नए तो आपने बना लिए, उसका क्या होगा जिसका आपने पहले कार्ड लिया। तो अब हमको वो संसाधन जुटाना कि फिर से हम सर्वे करें, फिर से हजारों लोगों के घर घर जाकर पूछें कि
बाद तुम्हारा कार्ड वापस मिला नहीं मिला, उसका क्या हुआ, वो एक आसान प्रक्रिया नहीं। तो ये तो ये राशन की बात। दूसरी जो छोटी समस्या राशन में है वो है कि दुकानें रोकने की होती है। अच्छी बात यह है कि चावल पहले हफ्ते में पहुंच जाता है, दुकान तक पहुंच जाता है दुकान जगह पर, और इसके कारण पहले हफ्ते में लोग ज़्यादातर रोक ले जाते हैं। तो मान लीजिए कोई आदमी बीमार है, कहीं गया हुआ है, वो 15 तारीख या 20 तारीख को राशन लेने जाता है, तो दुकान बंद नहीं है, तो उसको कई बार 3 बार 4 बार चक्कर काटना पड़ जाता है अपना राशन लेने के लिए। हालांकि अधिकांश राशन दुकानें स्थानीय लोग चला रहे हैं, पंचायतें चला रही हैं, स्वच्छता समूह चला रहे हैं, तो वहाँ फिर भी उसको मिल जाता है चावल मिलने की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेहतर होगा अगर सुप्रीम कोर्ट की पूरी गाइडलाइंस जो है कि उसको पूरा रोज पूरे दुकानों से लागू किया जाए। किस्तों में चावल नहीं दिया जाता है, तो जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि आप 3 या 4 किस्तों में बीच में ले सकते हैं, तो वो भी अधिकांश दुकानदार इसको अलाउ नहीं करते हैं। वो बोलते हैं कि हमको 4 किताब रखना है और इनकी बात नहीं करेगी। ये तो राशन की बात हुई। दूसरी जो बड़ी जो इसमें योजना है खाद्य सुरक्षा की, वो बच्चों के लिए है, वो आंगनबाड़ी की। आप जानते होंगे कि 6 साल से छोटे बच्चों की अगर बात करें तो प्रदेश में या हमारे देश में एक ही योजना उनके लिए, वो आंगनबाड़ी की। जैसे कि अच्छी बुरी 2 योजना वो आंगनबाड़ी की है। अब उसमें अलग अलग किस्म के 3-4 किस्म के इम्तिहान में आंगनबाड़ी जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश है। एक है गर्भवती महिला के लिए है, शिशुवती महिला के लिए है। शिशुवती की परिभाषा से जिसका बच्चा 6 महीने तक का है, तो गर्भवती और शिशुवती एक कैटेगरी है। किशोरी बालिका दूसरी कैटेगरी है, जो 11 से 19 साल की लड़की है। तीसरी कैटेगरी है जो 3 से 6 साल के बच्चे हैं। चौथी कैटेगरी है जो 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे हैं। अब इन चारों के लिए अलग अलग प्रावधान है। पहली जो कैटेगरी है गर्भवती और शिशुवती, उसके लिए ये प्रावधान है कि 5 रुपये का उसके लिए नॉन है, 5 रुपये का डेली उसको भोजन मिलना है। जो बुधवार की जाएगी तो उसे एलिमिनेशन का एक पैकेट उसको 960 ग्राम का एक पैकेट मिलेगा। तो वो जो व्यवस्था कम से कम उसमें कवरेज जो है हमारे राज्य में बुरा नहीं है। 70-75% पैकेट महिलाएं उसमें एनरोल्ड हैं, और वो रेगुलरली तो नहीं मिल रहा है, लेकिन औसत 4 हफ्ते मिलना है महीने में, तो 4 से 3 हफ्ता उसको औसत मिल जा रहा है। दूसरी जो कैटेगरी है सबसे बुरी स्थिति है एडोलेसेंट गर्ल्स में, जो किशोरी लड़कियों को मिलना है। हमारे राज्य में वो ना के बराबर किशोरी लड़कियां इसमें कवर हो रही हैं। एक समय था जब राज्य सरकार इसमें, अब राज्य सरकार ने 2 साल तक अपना पैसा डालकर इसको चलाया। फिर इन्होंने बहाना खोजा कि भाई केंद्र अपना हिस्सा नहीं देता है, तो हम भी क्यों दें, बच्चे तो उनके हैं, लड़कियां तो हमारे राज्य की हैं, तो हमारे राज्य की सरकार की जिम्मेदारी बनती है कम से कम अपना हिस्सा देकर जो आधा खाना दे सकते हैं उतना दें। लेकिन उन्होंने अपना हिस्सा भी बंद कर दिया। तो आज की तारीख में किशोरी लड़कियों का कवरेज लगभग खत्म है आंगनबाड़ी। अभी सबला कार्यक्रम की बात हो रही है कि 5 जिलों को सबला कार्यक्रम केंद्र सरकार लेके आई है। वो भी 5 जिलों में, जैसे अन्य राज्यों में इस तरीके से जिले चुने गए हैं। मेरे पास जो जानकारी है कि अधिकांश राज्यों में वो योजना लगभग 1 साल से शुरू हो चुकी है, लेकिन हमारे राज्य में अभी भी सबला स्कीम में जो 5 जिले दिए गए हैं वो अभी तक चालू नहीं हुआ। तो किशोरी लड़कियों का आंगनबाड़ी में जो खाना देने के बाद 0 हो गया। तीसरा जो समूह है वो है 3 से 6 साल के बच्चे। उसमें क्या आदेश है कि उनको गर्म पका खाना मिलना है, आंगनबाड़ी में मिलना है। अब आंगनबाड़ियों की संख्या हमारे राज्य में बढ़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है कि हर बस्ती में एक आंगनबाड़ी केंद्र होना चाहिए। तो ये जो बच्चे हैं 3 से 6 साल के, इनको डेली आंगनबाड़ी आना रहता है सैटरडे को छोड़ के। तो अभी आंगनबाड़ी की स्थिति पहले से बेहतर हुई है संख्या में। अभी हमारे राज्य में जो लगभग 44,000 आंगनबाड़ियाँ हैं और 5,000 आंगनबाड़ियाँ। तो और हमारे राज्य में लगभग 64,000 एप्लीकेशन और उसके लिए 49,000 आंगनबाड़ियाँ खुल चुकी हैं। अब केंद्र सरकार ने सैंक्शन दिया हुआ है राज्य सरकार को कि आप 64,000 आंगनबाड़ियाँ आपको अपनी सैंक्शन है। हमारा राज्य लिखकर दे रहा है कि हमको 64,000 नहीं चाहिए। हमारा राज्य बोल रहा है कि हमारे लिए 50,000 काफी है। जब केंद्र सरकार उसके लिए पैसा देने के तैयार है और बहुत सारे पारे अभी भी कवर नहीं है, लगभग 15,000 एप्लीकेशन ऐसे हैं जो आज भी कवर नहीं है। खासतौर पे जो सबसे गरीब आदिवासी पारे हैं, आप देखिए
नहीं उसको 10,000 की कमाई करके 18 होगी। तो इन लोगों का कहना है कि हम अब पहले वो नॉर्म था इनका पॉपुलेशन का, इनका कहना है कि अब हम 300 पॉपुलेशन तक आ गए हैं, 300 पॉपुलेशन के नीचे तो जाना बड़ा मुश्किल है हमारे लिए। तो अब जबकि केंद्र सरकार को सैंक्शन करने के लिए तैयार है तो फिर इनको लेने चाहिए। राज्य सरकार अपना शेयर बचाने के लिए तो 18% को डालना रहता है, तो ये एक तरीके से मांगवाड़ी को नहीं ले रही। तो वो भी इस राज्य के जो सबसे दूर दराज के जो एलोकेशन है, जो आदिवासी एलोकेशन है, फॉरेस्ट के एलोकेशन है, उनके बदले में आए। अब 3 से 6 साल के बच्चों को जो खाना मिलना है वो गड़प्पा का खाना दिया जा रहा है और स्थानीय स्वयं सहायता समूहों की तरफ से दिया जा रहा है। कागज में देखें तो ये पॉलिसी एटलीस्ट पॉलिसी को देखें तो डिसेंट्रलाइज